The army has disagreed with the Prime Minister. जो विषय आप बोल रहे हैं उसके तथ्यों को Let me speak. सदन के पटल पे रखना आप विषय आपको सीरियस होना पड़ेगा। मुंह नीचे कर लिया सडनली। ऐसा ही सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं। टेबल तोड़ने के लिए भेजा है क्या आपको कि चर्चा के लिए भेजा है यहाँ पर? तू क्या बात करता है? चुप। लोकसभा में सुबह सुबह हंगामा क्यों हुआ? जैसे ही सभा की कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही विपक्षी सांसद वेल में क्यों आ गए? और जब प्रश्नकाल चल रहा था तो स्पीकर ओम बिरला क्यों गुस्से से लाल हो गए? राहुल गांधी अपने भाषण में क्या सब बोलते हुए सरकार पर हमलावर हुए? बीजेपी के लोकसभा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी 1 घंटा तक क्या बोले? बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को क्या नसीहत दे दी? और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने क्यों गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया? इन सभी सवालों का जवाब और आज के संसद का पूरा हाल आपको इस शो में बताने वाले हैं। 3 फरवरी 2025 संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला का और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ का जय श्री राम के नारे से स्वागत हुआ। ये नया चलन है जो पिछले कुछ सत्रों से दिख रहा है। नियम के मुताबिक लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ, लेकिन विपक्षी सांसद महाकुंभ में हुई भगदड़ पर चर्चा की मांग करते हुए वेल में आ गए। जबरदस्त नारेबाजी शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला ने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों को सख्त लहजे में समझाया। माननीय सदस्यगण, अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है तो आप यही काम कीजिए, और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। लेकिन इस समझाइश से कोई फर्क पड़ा नहीं। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी ज्यों की त्यों चलती रही और इसी नारेबाजी के बीच चलता रहा प्रश्नकाल। करीब 11:30 बजे लोकसभा स्पीकर ने एक बार फिर नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों का रुख किया। माननीय सदस्यगणों, आपको जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। आप पहली बार चुन के आए हो। टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा आपने। टेबल तोड़ने के लिए भेजा है क्या आपको कि चर्चा के लिए भेजा है? यहाँ पर पूरा का पूरा प्रश्नकाल इसी तरह के शोर शराबे वाले माहौल में चला। सांसदों ने सवाल पूछे, सरकार के मंत्रियों ने जवाब दिए। संसद की कार्यवाही का बड़ा ही महत्वपूर्ण समय होता है प्रश्नकाल। जब मौका मिले तो देख लिया कीजिए। सरकार की तरफ से दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मोर्चा संभाला। वो करीब 1 घंटे तक बोले। वो बोलने तो खड़े हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, लेकिन उनके भाषण का 95% हिस्सा दिल्ली पर केंद्रित रहा। उन्होंने तो देश की संसद से दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने तक की बात कह दी। एक तरीके से पूरा चुनावी भाषण दे दिया। अभी सुनाया तो है शीश महल पर। माननीय रामवीर जी बिधूड़ी जी, प्लीज सभापति महोदया कंप्लीट करिए। आपकी घंटी बज गई है। मैं अपने भाषण को समाप्त करने जा रहा हूं इन शब्दों के साथ। आदरणीय सभापति महोदया, 18 फरवरी 2025 को हम आएंगे, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त, मोदी जी के सपनों की विकसित दिल्ली बनाएंगे। मैं इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण का जोरदार तरीके से समर्थन करता हूं। लोकसभा के फ्लोर का ऐसा इस्तेमाल मास्टर स्ट्रोक है या दुखद, ये आप तय करिए। हम तो आपको आगे का हाल बताते हैं। इसी विषय पर चर्चा के दौरान रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रपति के कथित अपमान के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। हमारे विपक्ष के गुणी नेता का एक वक्तव्य देखा, हम संविधान बदलना चाहते हैं, वो संविधान बदलने नहीं देंगे। कौन कह रहा है बदलने की बात करें? ये तो आप 2 साल से 3 साल से आलाप कर रहे हैं। लेकिन
मैं उनसे कहूंगा, संविधान बचाने की बात करते हैं तो पहले संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति का सम्मान करना सीखिए। यह मैं कहना चाहता हूं। रविशंकर प्रसाद के भाषण के बीच में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा पहुंचे और उनके स्वागत में बीजेपी सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। रविशंकर प्रसाद के बाद नंबर आया लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। राहुल गांधी खड़े हुए तो उन्होंने अपनी बात रखते हुए यूपीए सरकार को भी घेर लिया। Address would look like, what the India Gathbandhan would probably focus on, and where we would lay emphasis. The future of this country is going to be decided by the young men and women of this country, the youth of this country. So I think anything we say has to be addressed to them, has to be spoken to them. The first thing in front of us, and this is something I'm sure the Prime Minister would accept and pretty much everybody in this room will accept, is that even though we have grown fast, we are growing slightly slower now, but we are still growing. A universal problem that we have faced is that we have not been able to tackle the problem of unemployment. No, neither the UPA government nor today's NDA government has given a clear-cut answer to the youth of India about employment. I don't think anybody in this room will disagree with me. I'll give a little. लगभग अपने 40 मिनट लंबे भाषण में राहुल गांधी ने एआई के संभावनाओं, चीन से खतरे, महाराष्ट्र चुनाव में बड़े वोटर्स का मुद्दा उठाया। Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. What? Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part. सुन रहा है, मजबूरी है। आप The most interesting part. सब सुनेंगे। तर्क पे बात करो। मुंह नीचे कर लिया suddenly. The most interesting part is Sir, Maharashtra में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। सर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन करने वाले पैनल से देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का मुद्दा भी उठाया। Is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, leader of opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? This is a question, sir. This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2 to 1.
Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and leader of opposition could say, no, we don't agree. So there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. So, in order to safeguard this constitution, the entire opposition requests the data for the Maharashtra election. We request the data and the electoral voter list for Lok Sabha and the corresponding list for Vidhan Sabha. And I am very confident that the Election Commission will not give us this information. We talk about defense. And today we have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। ये सीरियस मामला है। आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पर आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? अपना मन कहानी आप बना के बोल रहे हैं। ये तो बहुत सीरियस मामला है। विदेशी प्रतिपक्ष के नेता जो आप विषय बोल रहे हैं, जो विषय आप बोल रहे हैं, उसके तथ्यों को Let me speak. सदन के पटल पे रखना आप। पानी। अनुरोध है, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलिए, हम लोग शांति से सुनेंगे। ये आपका अधिकार है बोलने का, मगर आप मन चाहे ऐसा सीरियस इशू पे कैसे बोल सकते हैं? ये सीरियस मामला है। आप सदन में बोल रहे हैं, से बोलते हो, फॉरेन मिनिस्टर का बात करते हो, सीमा का बात ऑफिशियल वर्जन से अलग बात करते हैं। ऐसा मत बोलिए, ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपको सीरियस होना पड़ेगा लीडर ऑफ अपोजिशन। ये गंभीर मामले को आप ऐसा राहुल गांधी के बाद सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल खड़े हुए। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में हुई मौतों का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसे कुप्रबंधन का नतीजा बताया। सपा सांसद ने पेपर लीक के घटनाओं को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि यही सरकार की पारदर्शिता है, यही डिजिटल इंडिया का सच है। बार बार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। एनटीए की स्थापना पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कोई जिक्र नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। आज हमारे देश का किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, यह सपा सांसद ने कहा। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि सरकार की नाकामी का यह एक जीता जागता उदाहरण था। महाकुंभ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है, जो लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का केंद्र है, ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। परंतु जिस प्रकार की अव्यवस्था इस बार रही, वो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि सरकार की संवेदनशीलहीनता और प्रशासनिक कुप्रबंधन को उजागर करती है। मानवर, क्या यह सरकार को पता नहीं था कि इतने विशाल आयोजन में भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे? क्या योजनाएं केवल कागज में बनती हैं, जो जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है? मानवर, इस महाकुंभ में बड़ी बड़ी बातें की गई कि हम इस तरीके का प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने महाकुंभ में
मरने वालों की सूची जारी नहीं की। इसके बाद लोकसभा में तमिलनाडु की डीएमके सांसद कन्नीमोझी करुणानिधि ने भी प्रयागराज महाकुंभ के दौरान हादसे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश भर से श्रद्धालु वहां पहुंचे थे, लेकिन सरकार मृतकों का आंकड़ा भी नहीं बता रही है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद डॉक्टर काकोली घोष ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने के दावे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अभिभाषण में महंगाई से राहत की कोई बात नहीं कही गई है। उन्होंने कैंसर की दवाएं कस्टम ड्यूटी फ्री करने की बात का स्वागत किया और कहा कि इक्विपमेंट्स को भी ड्यूटी फ्री करने की जरूरत है। टीएमसी सांसद ने कहा कि अरबपतियों को लोन माफ किए गए, किसानों को कुछ नहीं दिया गया। लोकसभा के बाद अब बात कर लेते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में भी शून्यकाल के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगभग 1 घंटा बोले। इस दौरान उन्होंने आरएसएस चीफ के बयान का जिक्र किया। संसद के पिछले सत्र में गृह मंत्री अमित शाह के बयान को संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का अपमान बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी। अपने भाषण के दौरान खड़गे बीच बीच में सभापति को भी निशाने पर लेते दिखे। और ये मनुस्मृति जो है, आपको कोई सहूलत नहीं दी, इसमें सिर्फ उधर के लोगों को सहूलत दी। आप पढ़े सब क्या मनुस्मृति? मैं ये 4-5 ये करा हूं, मैं दे देता हूं। हाँ, मैं एक शेयर करूं। जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है। जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है। तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा, तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा। तुम्हारे चाहने वाले मुबारक हो तुम्हें, लेकिन जो हमने कर दिया तो तुमसे काम क्या होगा। यह मनमोहन सिंह जो किए वो करने का तुम्हारे हाथ से नहीं होता, लेकिन तुम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। आपका सबका साथ सबका विकास का मॉडल एक तो विनाशकारी है, नोटबंदी का हो और खराब तरीके से जीएसटी लागू करने का हो, या कोविड का 19 महामारी का मिसमैनेजमेंट हो, जिसमें देश तबाही के मुंह में खड़ा कर दिया था। तो ऐसी चीजें हो गई है, उसको मान लो, लेकिन एक तरफ लोगों को इतना धोखा देते हो, दूसरे तरफ अपनी वाहवाह कर लेते हो। हर वक्त उनका डाक निकलता था, तो कई चंपारण का, कई सत्याग्रह, क्विट इंडिया, ये सारी जो सारे समय पे उनके डाक चिट्ठी निकलती थी। लेकिन आज महात्मा गांधी जी गायब है आपके बजट में, उनका नाम नहीं। मनरेगा तो उसको महात्मा गांधी के नाम से ही हम रखे थे, और इसीलिए आपने कम किया कि 86,000 करोड़ पहले था, आज भी वैसा ही है जैसा कि झील के पानी, क्या बोलते हैं वो, झील के जैसे ठहरा हुआ पानी के जैसे। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया, गांधी जी के विचार को मानने वाले लोग और खुद बार बार बात करते हैं। आपने ना भारत छोड़ो आंदोलन में उनका मदद किया और अंग्रेज को मदद किया था उस वक्त। आपने क्या कहा था मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था, तू क्या बात करता है, उसको लेके घुमा। चुप 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 चुप। मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जवाब देने के लिए
खड़े हुए। जब वो जवाब दे रहे थे तो थोड़ा बहुत हंगामा भी हुआ। हमारे समय से 57% ज्यादा लोगों की मृत्यु फार्मर सुसाइड से हुई। 57% मोर। सर कुंभ मेला की बात की। सर कुंभ मेला में जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू 1954 में प्रधानमंत्री थे। 800 लोग मौनी अमावस्या के दिन 800 लोग 3 फरवरी 1954 मौनी अमावस्या के दिन स्टैम्पीड की वजह से मृत्यु हुई थी। बहुत दुख की बात है, हमारी संवेदना है हर एक व्यक्ति से। लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये जाने कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू के समय हजारों लाखों की संख्या में लोग थे और 800 लोगों की मृत्यु हुई। राजीव गांधी जी के समय 1986 में 200 लोग 200 people died during the कुंभ मेला। तब इनके मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह दूसरे मुख्यमंत्रियों के साथ वहां पे कुंभ मेला में गए। वीआईपी मूवमेंट की वजह से 200 लोगों की मृत्यु हुई। उसका ये लोग जवाब दे एक के बाद एक। 2013 में प्रयागराज में 8 करोड़ लोग आए, 42 लोगों की मृत्यु हुई। या तो 40 करोड़ लोग से अधिक आए। माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेहरू जी की बात करते हैं, अंबेडकर जी की बात करते हैं, वो भूल रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने इनको क्या सलाह दी थी। महात्मा गांधी जी ने कहा था split into two. India gained political independence through means devised by the Indian National Congress. The Congress in its present shape and form, that is as a propaganda vehicle and parliamentary machine, has outlived its usage. India has still to attain social, moral and economic independence. और मोहन भागवत जी ने यही कहा कि कल्चरल इंडिपेंडेंस, सांस्कृतिक आजादी हमें राम मंदिर के दिन मिली। सांस्कृतिक आजादी की बात आपको बता दें कि लोकसभा रात 10 बजे तक इस विषय पर चर्चा करेगी, वहीं राज्यसभा में शाम 7 बजे तक चर्चा चली। कई बार जब वक्ताओं की लिस्ट ज्यादा होती है, लिस्ट लंबी होती है, तो संसद के कामकाज का समय बढ़ाया जाता है। अब थोड़ी बात लोकसभा और राज्यसभा के बाहर की कर लेते हैं, मतलब संसद भवन परिसर की कर लेते हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के भाषण की तारीफ की। एक ही पार्टी के दोनों नेता हैं, भाई बहन भी हैं। मुझे लगा कि ऐसा ही भाषण होना चाहिए नेता का, कि एक विजन बताए, देश के लिए विजन क्या है, आगे की सोच क्या है, और इस जो तू मैं चलती रहती है, इससे ऊपर उठकर देश के लिए बोले। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका भाषण। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने महाकुंभ में हुए भगदड़ को लेकर मीडिया और राज्य सरकार को निशाने पर लिया। डिंपल यादव ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग भी की। इस तरह के विजुअल्स देखने को मिले हैं और जिस तरह सारे प्राइम चैनल से उन्होंने नहीं दिखाया शुरू में, कितनी बड़ी घटना घट गई है और सभी प्राइम चैनल्स में इन्वॉल्व है। और जिस तरह से छोटे चैनल्स ने और जो भी लोग वहाँ मौजूद थे, उनके माध्यम से जो विजुअल सोशल मीडिया के तहत आए हैं, और जहाँ चीफ मिनिस्टर ने बिल्कुल नकार दिया था कि कोई भी मतलब किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, जहाँ अखाड़ों से झूठ बोला गया, जहाँ शंकराचार्य लोगों से झूठ बोला गया। तो मेरा मानना है कि जिस तरह पूरे इस घटना को छिपाने की कोशिश की गई है, तो हमारी मांग है कि संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आंकड़े अब आ रहे हैं सामने, लोग बता रहे हैं कि लगभग 1000 लोगों की जान गई है इस कुंभ के मौके पे। तो कुल मिलाकर आज का दिन संसद के हिसाब से बहुत कामकाजी रहा। शुरू में थोड़ा बहुत हंगामा हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ने के साथ अच्छी चर्चा देखने को मिली, जो कि देर शाम तक चली। संसद चले तो हर बार ही अच्छी चर्चा मिलती है, देखने को मिलती है। अब आपकी बारी है, कमेंट करके बताइए हमारा ये शो आपको कैसा लगा, जिसमें हम आपको दिन भर संसद में क्या कुछ हुआ विस्तार से बताते हैं। आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कल फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।